हाय गाइस, सभी लोगों को राम राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो आप उसको स्लाइड करते ही आपके सामने आएगा हाइप का ऑप्शन। वीडियो को हाइप करिए। आप एक हफ्ते में हर वीडियो को या किसी भी वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा वीडियो को हाइप करेंगे उतना ही मौका हमारे पास होगा कि हमारा चैनल तेजी से ग्रो करे। तो अब चलते हैं वीडियो पर। दुनिया भर की मिलिट्रीज को रात में काम करना पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात में उन्हें सरप्राइज एलिमेंट का फायदा होता है। रात में वो अपने बेखबर दुश्मन का शिकार आसानी से कर सकते हैं। लेकिन रात में शिकार करने की यह काबिलियत मिलिट्री को कुछ इक्विपमेंट की वजह से हासिल है। लेकिन इन इक्विपमेंट का भी एक इतिहास है। ऐसा नहीं हुआ कि मॉडर्न नाइट विजन गॉगल्स बस एक दिन इजाद कर लिए गए हों। इन्हें डेवलप करने में कई साल लगे हैं। लेकिन इन्हें डेवलप करते और इनकी टेस्टिंग करने के बीच में कुछ हादसे भी हुए हैं। कुछ ऐसे हादसे जिन्हें हम कम से कम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, और कुछ हादसे तो ऐसे हैं जिन्हें समझना और समझाना बड़ा ही मुश्किल है। आज की ये कहानी मैं आपको एक सैनिक के नजरिए से सुनाऊंगा, ताकि आप उस सैनिक की दुविधा और परेशानी दोनों को ही बेहतर समझ पाएं। बाहर अभी भी घना अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में घूमते समय आप चीजों से टकरा जाते हैं। इसीलिए कम से कम जब जंगल बहुत घना नहीं होता था तो हम हमेशा अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनते थे। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल किए थे तो ये मजेदार था, लेकिन इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगा। सब कुछ हरा दिखाई देता है और जो इमेज आप देख रहे हैं वो थोड़ी ग्रेनी लगती है। ये ज्यादा साफ नहीं होती। हम अक्सर अपनी नॉन शूटिंग आंख पर सिर्फ एक ऑप्टिक लगाते थे और दूसरी आंख खुली छोड़ देते थे। और अगर चांद निकला हो तो आप अक्सर रात में काफी अच्छी तरह देख सकते हैं। आखिरकार आपका दिमाग लेंस इस्तेमाल करने के लिए ढल जाता है, और अगर ये एक आंख से हरी इमेज और अगर रोशनी अच्छी हो तो दूसरी आंख से जो कुछ भी आप देख सकते हैं दोनों को मिला देता है। लेकिन कई घंटों तक लेंस से देखने के बाद मुझे कहना होगा कि ये अजीब है। ये दुनिया को देखने का नॉर्मल तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी अंधेरे में इस तरह देखना चाहिए था, और ये असली दुनिया है जिसे आप देख रहे हैं। कोई खराब तरह से रेंडर किया गया वीडियो गेम नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है, और इसलिए आपका दिमाग आपके साथ खिलवाड़ करता है और आपको चीजें दिखने लगती हैं, और आप सच में नहीं बता सकते कि यह सिर्फ वहम है या नहीं। लेकिन आज हम जो नाइट विजन ऑप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं वो दशकों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट का नतीजा है। 50 साल पहले वियतनाम में सैनिक अलग अलग तरह के ऑप्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, और जाहिर है कि इन शुरुआती एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में से एक में हरी लाइट का नहीं बल्कि लाल लाइट का इस्तेमाल होता था, और इसमें डाइसाइनिन नाम का एक केमिकल भी शामिल था। लेकिन इस केमिकल का इस्तेमाल शुरू में एक्सपेरिमेंट के तौर पर साइंटिफिक रूप से यह साबित करने के लिए किया गया था कि इंसानों से विजिबल लाइट का ऑरा निकलता है। जैसा कि वियतनाम के एक पुराने सैनिक ने अपने बेटे को बताया था कि इन चीजों के मेल का उन सैनिकों पर बहुत बुरा असर पड़ा जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल गॉगल्स इस्तेमाल किए थे। साफ है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो इंसानी आंखों को कभी देखनी नहीं चाहिए थी। यह कहानी है डीमोनिक नाइट विजन गॉगल्स की। तो दोस्तों, स्वागत है। आज रात हम इस खास पल में इकट्ठा हुए हैं ताकि एक अनदेखा पर्दा पार करके अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोल सकें। आत्माएं हमारे बीच घूम रही हैं और बोलने के अपने समय का इंतजार कर रही हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि आप मेरे साथ चुपचाप रहें, अपने विचारों को शांत होने दें और अपने दिलों को इस कमरे की ऊर्जा पर पूरी तरह से केंद्रित करें। कृपया जिंदा लोगों की आवाजें धीमी होने दें ताकि चार्ल्स की आत्मा खुद को दिखा सके।
वो पास ही है। चार्ल्स, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। किसी दस्तक या फुसफुसाहट के जरिए अपने तरीके से हमसे बात करें और हमें आपकी आवाज को रोशनी में आगे ले जाने दें। 19वीं सदी के बीच में पश्चिमी दुनिया उस दौर में थी जिसे स्पिरिचुअलिस्ट मूवमेंट कहा जाता था। मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म, जो असल में एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, माना जाता है कि 1848 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर हाईविल में शुरू हुआ था। खासकर तब जब दो जवान लड़कियों, मैगी फॉक्स और केट फॉक्स ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। फॉक्स बहनों के मुताबिक उनके घर में एक आदमी की आत्मा रहती थी, जिसकी कुछ समय पहले उस प्रॉपर्टी पर हत्या कर दी गई थी। उन्हें यह अच्छी तरह से कैसे पता था? क्योंकि वे उससे सीधे बात कर रही थी। माना जाता था कि जब वो पहली बार घर में रहने आई तो वो हॉन्टेड था। कम से कम पड़ोसियों ने तो उन्हें यही बताया था। लेकिन जब बहनों को अजीब तरह की दस्तक और खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, तो अफवाहें काफी सच लगने लगीं। केट फॉक्स ने आत्मा को बात करने के लिए बुलाया। वो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाने में सफल रही थी। जब उसने आत्मा से सवाल पूछना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह चार्ल्स बी रोजना नाम का एक 31 साल का फेरी वाला था, जिसने उन्हें बताया कि उसके पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे उसी घर के नीचे दफना दिया गया था। जाहिर है इन अजीब दावों पर सभी को शक हुआ। लेकिन जब कुछ पड़ोसियों ने भी घर में कुछ खटपट की आवाजें सुनने की बात कंफर्म की, तो कहानी ने जोर पकड़ा। कहा जाता है कि पड़ोसियों को घर के नीचे खुदाई के दौरान बालों और हड्डियों के टुकड़े मिले। हालांकि बाद की इन जांच में इन नतीजों को बेनतीजा और शायद एक धोखा बताया गया। किसी भी मामले में इस पूरी बात ने नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में बहुत दिलचस्पी पैदा की थी। जब तक वो दोनों बहनें 18 साल की हुईं, फॉक्स बहनें मीडियम के तौर पर फेमस हो गईं और उन्होंने टूर करना और स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था, जो कि उनके दर्शकों को बहुत पसंद भी आते थे। बड़ी बहन लिया ने उनके करियर को संभालने में मदद की। बाद में 1888 में मैगी ने कबूल किया कि वो सब झूठ था और हर कोई जो खटखटाने की आवाजें सुन रहा था, वो दरअसल उनके उंगलियों की चटकाने और चीजों पर मारने की थी। लेकिन उनके इस कबूलनामे ने लोगों के आध्यात्म के प्रति बढ़ते आकर्षण को कम नहीं किया। ये संभावना कि हम मृतकों से संवाद कर सकते हैं कोई नया विचार नहीं था। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह जल्दी ही एक फैशन बन गया। यहां तक कि महारानी विक्टोरिया भी अपने मरे हुए पति प्रिंस एल्बर्ट से बात करने के लिए बकिंघम पैलेस में नियमित रूप से सियांस यानी प्रार्थना सभाएं करती थीं। अगर वहां से लगभग 50 साल आगे बढ़ें, सदी शुरू होने के ठीक बाद मृतकों से बात करने का सामाजिक चलन अब भी मजबूत था। पश्चिमी दुनिया आध्यात्म से जुड़ी सभी चीजों की आदी थी। लाखों लोगों ने अलग अलग तरह की सफलता पाने के लिए टैरो कार्ड, ओइजा बोर्ड, क्रिस्टल बॉल और अन्य सभी चीजों का इस्तेमाल करके मृतकों से बात करने का प्रयास किया। बीच में शायद एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में हर कोई आत्माओं में विश्वास करता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, लोगों को इस बात पर भरोसा हुआ कि हर चीज का एक प्रैक्टिकल कारण होता है और शायद आत्माओं का विचार बस एक पुरानी झूठी बात थी। उस वक्त कई एकेडमिक्स और साइंटिस्ट को यह पक्का उम्मीद थी कि वे स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में इन सभी दावों को जानबूझकर किया गया धोखा या सबकॉन्शियस माइंड की चालें साबित करके मानेंगे। इसीलिए जब स्पिरिचुअलिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो इन साइंटिस्ट की इन मान्यताओं को गलत साबित करने की कोशिशें सुपरनैचुरल चीजों की पहली जानी मानी साइंटिफिक जांच बन गई। इसीलिए जबकि स्पिरिचुअलिस्ट मूवमेंट को वेस्टर्न दुनिया में स्पिरिचुअलिज्म की शुरुआत माना जाता है, इसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत का क्रेडिट भी दिया जाता है। साइंस के ये लोग जितना साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि स्पिरिट्स नहीं होती, उतने ही कुछ मानने वाले साइंस का इस्तेमाल करके ये साबित करने की उम्मीद कर रहे थे कि आत्माएं होती हैं। विंटेज कैमरा,
डाउजिंग रॉड्स और पेंडुलम जैसी चीजें ज्यादा बेसिक तरह के कुछ टूल थे। कुछ घोस्ट हंटर्स एक्टोप्लाज्म का टेस्ट करने के लिए केमिस्ट्री किट का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी थे, जिनमें से कई ऐसी चीजों को मापने के लिए थे जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी चेक करने के लिए ईएमएफ मीटर, गैल्वन एएनएमआर, डिक्टाफोन और साउंड एम्पलीफायर। लेकिन यह सब बस इतना ही था। कैमरों को छोड़कर, जिन्हें फोटो डेवलप करने में समय लगता था, बाकी इस्तेमाल होने वाले सभी डिवाइस आंखों से ज्यादा कानों के लिए थे। लेकिन वॉल्टर जॉन किल्नर नाम के एक आदमी ने जल्दी ही इसे बदल दिया। वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता था जो कुछ ऐसा देख सके जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं कि वो हो सकता है। 19वीं सदी के आखिर में ज्यादातर सुबह वॉल्टर लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए मिलते थे, जहां वो इलेक्ट्रोथेरेपी के हेड के तौर पर काम करते थे। 1879 से 1893 तक सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करने के दौरान किल्नर के इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट मेडिसिन में सबसे आगे थे। उनके कई रिसर्च पेपर्स ने एकेडमिक लिटरेचर में काफी योगदान दिया। वो 1883 में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के मेंबर बने, जो उनके मेडिकल करियर में एक अहम पड़ाव था। शायद अपने मेडिकल क्रेडेंशियल्स की वजह से किल्नर को सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास करने वाला नहीं माना जाता था। उनके पर्सनल धार्मिक विश्वासों के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहे स्पिरिचुअलिज्म के क्रेज को देखते हुए किल्नर की इस बात पर कोई ना कोई राय जरूर होनी चाहिए थी। हॉस्पिटल के जाने माने मेडिकल इलेक्ट्रीशियन में से एक होने के नाते वो कम से कम किसी को तो ये बताते ही कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती, इसका यह मतलब नहीं कि वो वहां है ही नहीं। उनके प्रोफेशन में इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करना और इस अनदेखी एनर्जी को इंसानी शरीर पर भेजना शामिल था। डॉक्टर कार्ल लडवेग वॉन राइकेनबैक, जो एक जाने माने केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट और फिलोसोफर थे, उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए हम जान सकते हैं कि किल्नर नेचुरल एनर्जी फील्ड्स के होने की संभावना से बहुत प्रभावित हुए थे। राइकेनबैक के रहस्यवाद और विज्ञान के मिश्रण के अनुसार ये एनर्जी फील्ड, जिन्हें उन्होंने ओडिक फोर्स कहा, हर जीवित प्राणी से निकलती हैं। एक तरह की चमकती हुई जीवन शक्ति जिस पर किसी की भावनाओं और सामान्य स्वास्थ्य का असर पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह एनर्जी फील्ड दिखाई नहीं देती थी। हालांकि राइकेनबैक ने यह थ्योरी दी कि कुछ संवेदनशील लोग इस घटना को अच्छी तरह से ट्रेन्ड आंखों से या मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके अपनी ओडिक फोर्स को मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। भले ही राइकेनबैक की रिसर्च ने स्पिरिचुअलिज्म में उनके बेबुनियाद निजी विश्वासों को साफ तौर पर जोड़ा, पर नेचुरलिज्म में उनकी ज्यादा ठोस रिसर्च के साथ किल्नर ने उनकी थ्योरी में मेरिट देखा। अब तक मॉडर्न मेडिसिन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई थी कि सभी जीवित चीजों के साथ साथ इंसान का शरीर भी अपने खुद के इलेक्ट्रिकल करंट से चलता है। किल्नर ने सोचा कि यह मानना पूरी तरह से सही है कि ये एनर्जी किसी व्यक्ति से निकल भी सकती है। जैसा कि राइकेनबैक की थ्योरी ने बताया, किल्नर को आखिरकार यकीन हो गया कि ओडिक फोर्स को इंसान के शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक फिजिकल दिखने वाला रूप साबित किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने काम को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से साफ तौर पर अलग बताया। ये एनर्जी एक साइंटिफिक चीज थी, स्पिरिचुअल नहीं। काश वो किसी तरह इन एनर्जी फील्ड्स को इंसानी आंखों को दिखाने का कोई तरीका ढूंढ पाते। किल्नर सोचते थे कि वो इंसानी शरीर के बारे में क्या क्या नई बातें जान सकते हैं। शायद ये डॉक्टरों को कुछ बीमारियों का पता लगाने या उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद भी कर सकता है। एक बड़ी साइंटिफिक खोज की उम्मीद से प्रेरित होकर सेंट थॉमस हॉस्पिटल में अपने समय के आखिर में किल्नर ने रिसर्च करना शुरू किया, जिसे उन्होंने बाद में इंसानी एनर्जी फील्ड कहा। इंसानी एनर्जी फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करने का किल्नर का शुरुआती तरीका राइकेनबैक के बताए मैग्नेट
और इलेक्ट्रिकल करंट के तरीके का इस्तेमाल करना था। जब इनसे मापने लायक नतीजे नहीं मिले तो किलनर ने अपना तरीका बदलना शुरू किया और आखिर में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काम कर गया। कई कोशिशों और गलतियों से उन्होंने एक खास डिवाइस बनाया जिसे उन्होंने किलनर स्क्रीन कहा। यह स्क्रीन कांच की स्लाइड से बनी हुई थी जिन्हें अलग अलग केमिकल्स और रंगीन डाई से ट्रीट किया गया था जो लाइट की खास वेवलेंथ को फिल्टर करती थी। आइडिया यह था कि अगर फिल्टर का सही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए तो आखिरकार कांच के इन टुकड़ों के जरिए इंसानी ऑरा को देखा जा सकेगा। एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब इनमें से एक स्लाइड को डाइसाइनिन नाम की डाई से ट्रीट किया गया। यह डाई कोलतार का एक डेरिवेटिव है। जब इसे स्क्रीन पर लगाया जाता है तो डाइसाइनिन का लाइट पर एक दिलचस्प असर होता है। यह कलर स्पेक्ट्रम के कुछ ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ाता है जो आमतौर पर इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देता। किलनर के एक्सपेरिमेंट्स के वक्त डाई का इस्तेमाल आमतौर पर फोटोग्राफिक प्लेट्स पर किया जाता था ताकि उन्हें इंफ्रारेड लाइट के प्रति सेंसिटिव बनाया जा सके। साथ ही अमोनिया जैसे दूसरे केमिकल्स को भी मिलाकर इसे पतला किया जाता था और सेंसिटिविटी को बदला जाता था। असल दुनिया में इसके इस्तेमाल में एनालिटिकल केमिस्ट्री और कुछ खास फ्लोरेसेंट चीजों का पता लगाने से लेकर एस्ट्रोनॉमी में इसके ज्यादा डॉक्यूमेंटेड इस्तेमाल तक सब कुछ शामिल था, क्योंकि इंफ्रारेड फोटो अब रिसर्चर्स को रात के आसमान की ज्यादा चमकदार इमेज दे रही थी। किलनर कुछ उन जाने माने साइंटिस्ट में से एक हैं जिन्होंने मेडिकल स्टडीज के जरिए डाइसाइनिन का इस्तेमाल किया और अब डाइसाइनिन से गहरे नीले रंग की कांच की स्लाइड से देखने पर नतीजे जबरदस्त थे। डाई ने इंसानी रूप को एक बिना किसी खासियत वाली काली आउटलाइन में बदल दिया, लेकिन नीली स्क्रीन पर साफ तौर पर एक चमकता हुआ एनिमेशन दिख रहा था जो सब्जेक्ट के शरीर से कई इंच दूर तक निकलता हुआ मालूम हो रहा था। किलनर को यकीन था कि यह वही ओडिक फोर्स थी जिसके बारे में राइकेनबैक ने कहा था कि यह नेचुरल एनर्जी फील्ड या ऑरा है, जैसा कि किलनर ने इसे नाम दिया था, जो सभी जीवित चीजों को घेरे रहता है। कुछ लेंसेज को डाइसाइनिन से कोड करने और पहनने लायक चश्मा बनाने के बाद किलनर ने इन एनिमेशन की बारीकी से स्टडी करना शुरू किया। उनकी कई खोजें उनके पब्लिश हुए काम द ह्यूमन एटमॉस्फेयर या द ऑरा मेड विजिबल बाय द एड ऑफ केमिकल स्क्रीन्स का आधार बनी, जो 1911 में पब्लिश हुआ था। इसमें किलनर ऑरा को 3 अलग अलग लेयर्स में बांटते हुए बताते हैं। आप किलनर के इन कामों को इंटरनेट पर सर्च करके उन्हें पढ़ सकते हैं। इनर ऑरा, आउटर ऑरा और एथेरिक डबल। क्योंकि ऑरा नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए उन्होंने पता लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लाइट के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आता था। साइंटिफिक तौर पर यह लंबे समय से ही पता है कि लाइट सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की तरह ही स्पेक्ट्रम पर वेव एनर्जी के रूप में मौजूद होती है। स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर बहुत छोटी गामा रेज यानी रेडिएशन से लेकर उन लंबी फ्रीक्वेंसी तक जिनका इस्तेमाल हम अपने एफएम रेडियो पर सुने जाने वाले म्यूजिक और ब्रॉडकास्ट को भेजने के लिए करते हैं, ये सभी अपनी अपनी वेवलेंथ से मापे जाते हैं। दिखने वाली लाइट स्पेक्ट्रम पर माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के ठीक बाद आती है और उसके बाद अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज आते हैं। फिर से किलनर का मानना था कि इंसानी ऑरा से पैदा होने वाली लाइट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आती है, इसीलिए यह हमारी आंखों की फिजिकली पहचाने जा सकने वाली वेवलेंथ से बस थोड़ा ही ऊपर है। कुछ जानवर अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते हैं, जिनमें पक्षी, कीड़े और कुछ मैमल्स शामिल हैं, शायद हमारे कुत्ते और बिल्लियां भी। तो अगर हमारा ऑरा है, या और भी अजीब बात है, अगर स्पिरिट्स का ऑरा है, तो हमारे पालतू जानवर उन्हें देख सकते हैं, जबकि हम नहीं देख सकते। किलनर की रिसर्च के मुताबिक कई सब्जेक्ट्स को टेस्ट करने के बाद उन्होंने पाया कि उन्होंने जो इंसानी एमिनेशन देखे वो सभी उस व्यक्ति के लिए यूनिक थे, यानी कि हर इंसान का ऑरा अलग था। इमोशंस या मरीज की हेल्थ में बदलाव से प्रभावित होने पर ऑरा रेडियंस या तो कम हो जाती है
या बढ़ जाती है। हालांकि एक खास बात जिसके बारे में किल्नर ने हमें चेतावनी दी थी वो ये है कि इन एमिनेशंस को स्टडी करने के लिए उन्होंने जो गॉगल्स इस्तेमाल किए थे वो डाइसाइनिन डाई के टॉक्सिक नेचर के कारण काफी खतरनाक भी थे। किल्नर को आखिरकार पता चला कि लंबे समय तक केमिकल के संपर्क में रहने से अक्सर आंखों में तेज दर्द, सर दर्द और यहां तक कि हमेशा के लिए नजर जा भी सकती है। इस वजह से किल्नर ने सलाह दी कि इस चश्मे का इस्तेमाल सिर्फ पहनने वाले की आंखों को धीरे धीरे ट्रेन करने के लिए ही किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति आखिर में गॉगल्स का इस्तेमाल किए बिना एनर्जी फील्ड्स को देख सके। 1911 में रिलीज होने के बाद किल्नर की रिसर्च ने काफी पब्लिसिटी और दिलचस्पी पैदा की, खासकर ज्यादा स्पिरिचुअल सोच वाले रीडर्स के बीच। लेकिन स्केप्टिक्स को उनके दावों में कमियां निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब दूसरे रिसर्चर्स ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को दोहराने की कोशिश की तो किल्नर की थ्योरीज वैसे तो काफी हद तक सही पाई गईं, लेकिन उन्होंने जो सबूत पेश किए वो ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित थे, जो पूरी तरह से उनके अपने ऑब्जर्वेशंस थे, जिन्हें आसानी से दोबारा दोहराया नहीं जा सकता था। कई लोगों ने उनके नतीजों को ऑप्टिकल इल्यूजन या फिजियोलॉजिकल असर बताकर खारिज कर दिया। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 1912 के एक रिव्यू में कहा गया कि किल्नर ऑरा होने का पक्का सबूत देने में नाकामयाब रहे। साइंटिफिक खोज में किल्नर की सच्ची कोशिशों के बावजूद इंसानी ऑरा को बड़े पैमाने पर स्यूडोसाइंस माना जाता था। बदकिस्मती से अगर उनकी रिसर्च को डिफेंड करने की कोई उम्मीद थी, चाहे उनकी बढ़ती उम्र या गिरती सेहत की वजह से, तो किल्नर को ऐसा करने का मौका कभी नहीं मिला। अपना काम पब्लिश करने के सिर्फ 9 साल बाद वॉल्टर जॉन किल्नर 73 साल की उम्र में गुजर गए। क्रिटिक्स के साथ किल्नर का कम जुड़ाव और अपनी फाइंडिंग्स को डिफेंड करने या समझाने में उनकी नाकामी की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी उनके काम को शक की नजर से देखने लगी। इस तरह समय के साथ उनकी रेपुटेशन काफी हद तक फीकी पड़ गई। लेकिन जाहिर तौर पर किल्नर की रिसर्च के कुछ पहलू जिंदा रहे, हालांकि शायद उस तरह से नहीं जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। खास तौर पर एक बहुत ही अजीब और सच में डरावनी कहानी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वियतनाम युद्ध के दौरान हुई थी। इंसानी सिविलाइजेशन की कुछ सबसे बड़ी तरक्की लड़ाइयों की वजह से हुई है। हमारी रिस्ट वॉच से लेकर जीपीएस और इंटरनेट तक सब कुछ। 1960 के दशक में सरकार साफ तौर पर ऐसे वियरेबल ऑप्टिक्स बनाने में इन्वेस्ट कर रही थी जिससे उनके सैनिक अंधेरे में देख सकें, कुछ ऐसा जिसका वियतनाम में लड़ने वाले लोग सच में इस्तेमाल कर सकते थे। दिक्कत यह थी कि सेना साफ तौर पर वॉल्टर किल्नर की रिसर्च का इस्तेमाल कर रही थी, और अगर उनके गॉगल्स के डायसाइनिन इंटेंडेड लेंस लोगों को इंसानी ऑरा देखने की काबिलियत दे सकते थे, तो क्या पता वो और क्या क्या देख पाते। वियतनाम में लड़ाई के नेचर को देखते हुए पूरी तरह से अंधेरे में काम करने की काबिलियत अमेरिका की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी थी। नॉर्थ वियतनामीज आर्मी और वियतकॉन्ग गोरिल्ला वॉरियर्स दिन के उजाले में छिप जाते थे। उनके सैनिकों, सप्लाई और उनके घात लगाने के ज्यादातर मूवमेंट अंधेरे में किए जाते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि अमेरिकन्स के पास हवा पर तो पूरी कमांड थी। दिन में किए गए किसी भी हमले का जवाब वो हेलीकॉप्टर, हवाई बॉम्बार्डमेंट और दूसरी गनशिप से दे सकते थे, लेकिन पायलट्स रात में ठीक से देख नहीं पाते थे। इसीलिए सूरज ढलते ही अमेरिकन्स की दूर की चौकियां और फायर बेस तुरंत ही कोऑर्डिनेटेड हमलों के सामने कमजोर हो जाते थे। 1965 के वसंत में वियतनाम पहुंचने के बाद अमेरिकन सैनिकों को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वियतनामी सैनिक रात और दिन दोनों में ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अपनी सुपीरियर एयर पावर के बावजूद वियतनामी सैनिक अक्सर जंगल और खाइयों की आड़ में रहते थे। बहुत सारे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स सैनिक और सप्लाईज को उतारने और घायलों का इलाज करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन कभी अपने बेस पर वापस नहीं आते थे। दुश्मन की जबरदस्त जमीनी गोलाबारी में वो बुरी तरह से मारे जाते थे।
इसीलिए अमेरिकन पायलट्स रात को उड़ना प्रेफर करते थे, चाहे उन्हें कितना भी कम दिखाई क्यों ना दे, क्योंकि अंधेरे की यह आड़ दोनों तरफ के लिए काम करती थी। साफ मौजूद खतरों के बावजूद उनके पास भरोसा करने के लिए बस अपनी ट्रेनिंग का अनुभव और अपने फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स ही थे। 1 घंटे की उड़ान के अंदर पायलटों को आखिरकार जगह की जानकारी हो जाती थी और वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते थे और अपने नीचे की जमीन का मैप बनाने के लिए रडार का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर वो रात में देख पाते तो इससे लड़ाई बहुत आसान हो जाती। नाइट विजन कोई नया आइडिया नहीं था। सही तौर पर इंफ्रारेड ऑप्टिक्स को पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखा गया था, जैसा कि जर्मन पैंजर टैंक्स पर लगे FG-1250 सिस्टम और अमेरिकन स्नाइपर्स के छोटे राइफल माउंटेड इक्विपमेंट। इनके साथ 1964 तक उपयोग की जाने वाली हर चीज के साथ यह समस्या थी कि उन सभी को अपने टारगेट्स को रोशन करने के लिए पहले एक इंफ्रारेड स्पॉटलाइट की जरूरत होती थी। 1964 में अमेरिकन सेना ने आखिरकार ANPVS-2 या स्टारलाइट स्कोप को डेवलप करना शुरू किया था। यह पहला पैसिव विजन ऑप्टिक था, जिसका मतलब है कि इसे काम करने के लिए केवल चांद या तारों की रोशनी ही काफी थी। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन तब भी स्टारलाइट स्कोप 1967 तक फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था। युद्ध के 2 साल बाद भी इसे 1969 तक पूरी तरह से अपनाया नहीं गया था और यह काफी भारी था और इसका रेंज ऑफ विजन भी कम था। 4 गुना मैग्निफिकेशन पर सेट करते ही यह आसपास के माहौल की सारी अवेयरनेस को खत्म कर देता था, जो कि एयरक्राफ्ट उड़ाते वक्त बहुत जरूरी होता है। यह जमीन पर धीरे चल रहे कुछ टारगेट्स के लिए तो बढ़िया था, लेकिन बस इतना ही। आर्मी साफ तौर पर किसी तरह के नाइट विजन ऑप्टिक को बनाने के लिए तेजी से काम कर रही थी, जिसे पायलट्स गॉगल की तरह पहन सके। ठीक है लड़कों, नए गियर के साथ खेलने का टाइम आ गया है। गनर्स, क्या तुम उन चीजों को ऑन करने के लिए तैयार हो? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो और उन्हें ऑन करो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। ओह वाओ सर, ये तो क्रेजी है। हाँ क्या? ये लाल है सब कुछ? हाँ, उन्होंने ब्रीफिंग में इसके बारे में बताया था। और सर, ये शायद आंखों के लिए काफी आसान है, हल्का है। सब कुछ कैसा दिख रहा है? क्लैरिटी कैसी है? तुम्हें लगता है तुम इनसे किसी चीज को टारगेट कर पाओगे? हाँ सर, प्रेशर के साथ ही हिट कर सकता है, लेकिन सब कुछ रेड होने से डेप्थ परसेप्शन थोड़ा अजीब है। इस एल्टीट्यूड पर चीजों में फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल है। रुको, क्या हुआ? ओह गॉड, सीज फायर! शिट, तुम किस पर शूट कर रहे हो गनर? यह कहानी क्लिफ हाई ने साझा की, जो वियतनाम में सर्विस कर चुके एक सैनिक के बेटे थे। वो कोई पारंपरिक इन्फेंट्री सोल्जर नहीं थे। 1950 के दशक में सेना में भर्ती होने के बाद क्लिफ ने बताया कि उनके पिता को कोरियन वॉर के दौरान एक ऑफिसर के रूप में वॉर जोन में कमीशन मिला था और उस वक्त वियतनाम में वो एक फील्ड ऑफिसर होते। हो सकता है कंट्री में लॉजिस्टिक्स यूनिट्स में से किसी एक की देखरेख करने वाले एक कर्नल। खास तौर से, हालांकि यूनिट्स का नाम नहीं पता है, वियतनाम में उनके 3 दौरों के दौरान वो कई तकनीकी परियोजनाओं की देखरेख के इंचार्ज थे। इन्हीं दौरों में से एक के दौरान उनके पिता की यूनिट को एक बड़े ही अनोखे एक्सपेरिमेंट का काम सौंपा गया था। प्रोटोटाइप नाइट विजन गॉगल्स के एक छोटे से बैच का परीक्षण, जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ऑफिसर्स के एक चुनिंदा ग्रुप को जारी किए गए थे। नाइट विजन गॉगल्स के पुराने वेरिएंट के ठीक उलट ये गॉगल्स लाल रंग की रोशनी का प्रयोग करते थे, क्योंकि लाल रंग इंसानी आंखों की नाइट विजन कैपेबिलिटी को थकाता नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा टैक्टिकल स्पेक्ट्रम माना गया हो। इंसानी आंखें लाल रंग के मुकाबले हरे रंग के ज्यादा शेड्स को पहचानती हैं,
जिससे लाल रंग का स्पेक्ट्रम कम डायनेमिक हो जाता है और इसीलिए लाल लाइट में फोकस करना आसान होता है। और इन नाइट विजन गॉगल्स की क्लैरिटी ठीक ठाक थी। क्लिफ के मुताबिक ऑप्टिक्स में एक सेकेंडरी फिल्टर भी था जो हीट सिग्नेचर का पता लगाने के लिए येलो स्पेक्ट्रम में बदल जाता था। बस एक ही परेशानी थी, शायद उन्हें किसी तरह से बेहतर होने की उम्मीद थी। जैसा कि बताया गया है कि इन एक्सपेरिमेंटल नाइट विजन गॉगल्स को वॉल्टर किल्नर के डाइसाइनिन सॉल्यूशन से ट्रीट किया गया था और इसके नतीजे डरावने थे। क्लिफ के पिता ने बताया कि पहली ही रात सब कुछ गड़बड़ हो गया। उन्होंने इन नए ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके पिता हेलीकॉप्टर्स के एक छोटे स्क्वाड्रन के साथ टेस्ट फ्लाइट पर थे। हर गनर को लाल ऑप्टिक्स का एक सेट दिया गया था। साउथ वियतनाम के देहात के एक शांत इलाके के ऊपर उड़ते समय उनके हेलीकॉप्टर के दाईं ओर के गनर ने अचानक फायर खोल दिया, लेकिन जमीन की ओर नहीं। वो हेलीकॉप्टर के अगल बगल बेतहाशा गोलियां चला रहा था। जब उनके साथ उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स ने 50 कैलिबर की गोलियों से बचने के लिए अचानक फॉर्मेशन तोड़ दिया तो क्लिफ के पिता गनर को रोकने के लिए चिल्लाने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो गोलियां चला किस पर रहा है। दूसरी यूनिट्स को वियतनाम वॉर में अपने सैनिकों के हेरोइन इस्तेमाल करने से काफी दिक्कतें हुई थीं और यह भी पक्का ऐसा ही मामला मालूम हो रहा था। को पायलट की सीट से भागकर क्लिफ के पिता अपने पीछे बैठे सैनिक को पकड़ने गए और उसे गन से हटा दिया। उन्होंने उसके चेहरे से गॉगल्स हटाए। उन्होंने देखा कि उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, जैसे डर से फटी हुई, और उन्होंने उससे पूछा कि वो किस पर गोलियां चला रहा है। उन्हें जो जवाब मिला वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्हें उम्मीद थी। एयरक्राफ्ट के शोर के बीच गनर ने बताया कि उसने क्या देखा। इसके लिए असल में सिर्फ एक ही शब्द था, डीमंस। उनके हेलीकॉप्टर्स के साथ उड़ते हुए डीमंस। और उस गनर ने उन पर इसीलिए गोली चलाई क्योंकि वो उसे पकड़ने आ रहे थे। गनर ने कहा कि वो उसकी ओर इशारा कर रहे थे। वो भी साफ तौर पर उसे उतना ही देख पा रहे थे जितना वो उन्हें देख सकता था, इसीलिए उसने गोलियां चला दी। क्लिफ ने कभी नहीं बताया कि उसके बाद उसके पिता ने क्या कहा, लेकिन यह साफ है कि इस आदमी का जवाब सुनकर क्लिफ के पिता की चिंता भी कम नहीं हुई होगी कि वो आदमी शायद हेरोइन का आदी हो सकता था। लेकिन क्लिफ ने यह जरूर कहा कि उसके पिता जानते थे कि उस सैनिक में ड्रग अब्यूज के कोई भी आम लक्षण नहीं दिख रहे थे। उसके बाद बेस पर वापस आने की फ्लाइट भी काफी अजीब रही होगी, साथ ही लैंड करने के बाद की डीब्रीफिंग और दूसरे पायलट जो कि पूछताछ कर रहे होंगे कि वो गोलियां क्यों चला रहा था। लेकिन वो गनर कोई आखिरी आदमी नहीं होगा जिसने उन लाल लेंसेस के जरिए मॉन्स्टर, डेविल या डीमंस जैसी कोई चीज देखी होगी। अगले कुछ हफ्तों में जब भी क्रू को ऑप्टिक्स टेस्ट करने के लिए भेजा गया तो बार बार ऐसी रिपोर्टें आ रही थीं कि लोग गॉगल्स के आर पार जो देखते थे उससे बुरी तरह से डर जाते थे। क्योंकि क्लिफ यह कहानी दूसरों से सुन रहा था, इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि यह प्रोग्राम तुरंत कैंसिल क्यों नहीं किया गया, या शुरुआती रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया भी गया या नहीं, या ये जीव सच में गॉगल्स इस्तेमाल करने वाले हर सोल्जर को दिख रहे थे। हो सकता है कि हाई रैंक वालों को लगा हो कि सब के सब सैनिक ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, या उन्हें लगा हो कि लेंस के बस वहम पैदा करने वाले साइड इफेक्ट्स हों। लेकिन जैसे जैसे यूनिट का हौसला गिरने लगा और गॉगल्स पहनने के साइकोलॉजिकल असर ज्यादा साफ होने लगे, ऑफिसर्स और पायलट्स को इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए गॉगल्स ना पहनने के लिए कह दिया गया। लेकिन क्लिफ के पिता ने आखिरकार एक पेयर गॉगल्स ले लिए, ये जानने के लिए कि वो आखिर उनके सैनिकों के साथ कर क्या रहे हैं। और तभी से यह अनुभव उन्हें परेशान करता रहा ताजिंदगी। क्लिफ के पिता ने गॉगल्स पहने और देखा कि सब कुछ लाल होने की वजह से यह पहले से ही किसी गॉथिक नरक जैसा लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने कैंप के पास के इलाके में देखा तो उन्होंने पाया कि आसपास के पेड़ों की चोटियों से डैनो वाले जीव नीचे कूद रहे थे। अब वो खुद भी डर गए।
उन्होंने गॉगल्स उतार दिए और वो पेड़ों की चोटियों को घूर रहे थे। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक सन्नाटे से भरी रात में पेड़ों की चोटियों पर तैरता कोहरा। और यहीं पर क्लिफ ने अपने पिता की कहानी खत्म की, पहले यह कहने के बाद कि उनके पिता को एहसास हो गया था कि ये लाल गॉगल्स जो भी हों, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने सिर्फ 60 दिनों के ट्रायल्स के बाद ही इस डरावने एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया। सन 2018 में जब से क्लिफ हाई का यह इंटरव्यू इंटरनेट पर आया है, उनके पिता और उनके यूनिट के द्वारा टेस्ट किए गए रेड स्पेक्ट्रम नाइट विजन गॉगल्स के बारे में उनके दावों की काफी आलोचना हुई है। सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार हरी रोशनी नाइट विजन के लिए आइडियल कलर स्पेक्ट्रम मानी गई। हमारी आंखों में कोन और रॉड्स के बीच रॉड नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं और हरी रोशनी के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसका मतलब है कि कम रोशनी की हालत में आंखें किसी भी दूसरे रंग की तुलना में हरे रंग के शेड्स को ज्यादा पहचान सकती हैं, जिससे ज्यादा डिटेल और कंट्रास्ट मिलता है। यह भी पाया गया कि लाल या नीले जैसे दूसरे रंगों की तुलना में हरी रोशनी आंखों को कम थकाती है। ये नाइट विजन डिवाइस के लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि ये आंखों के टेंशन और परेशानी को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे क्लिफ के पिता की कहानी गलत साबित होती है। उन्होंने खुद कहा था कि उनके पिता के मुताबिक रेड स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटल था और टेक्नोलॉजी आखिरकार ग्रीन की तरफ चली ही गई। लेकिन ऐसा लगता है कि इसी घटना की वजह से मिलिट्री को ग्रीन लाइट पर स्विच करने का सुझाव दिया गया था। सभी मौजूदा रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1960 के दशक में वियतनाम वॉर के दौरान लाए गए पैसिव नाइट विजन गॉगल्स की पहली जनरेशन हरी रोशनी को ही प्रेफर करती थी। लेकिन फिर अगर लाल लेंस से डरावने वहम होते या सचमुच इंसानों को दूसरे डायमेंशन में देखने की इजाजत मिलती, तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पब्लिसाइज किया गया होता। और शायद जिन लोगों ने इसका अनुभव किया वो इसके बारे में बात करने से बचते हों, जैसा कि मिलिट्री के लोगों के कई और अजीब अनुभवों और मुलाकातों के मामले में होता है। वो अपनी समझदारी से अपनी रेपुटेशन बनाए रखने की उम्मीद कर रहे होते हैं। क्लिफ की कहानी के रिलीज होने के बाद वियतनाम के दूसरे वेटरन भी सामने आए। उनमें से कई हेलीकॉप्टर क्रू मेंबर्स थे जिन्होंने कहानी के बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि उन्होंने कभी लाल नाइट विजन गॉगल्स नहीं देखे और उस समय हेलमेट पर लगे ऑप्टिक्स बहुत कम मिलते थे। फिर डायसाइनिन डाई के इस्तेमाल की बात भी कही गई है, जो इस कहानी के कुछ अलग वर्जन्स के अनुसार गॉगल्स के खास लाल रंग सुपर नेचुरल क्वालिटीज के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन मैंने खुद क्लिफ का इंटरव्यू सुना है और उन्होंने एक भी बार वॉल्टर किलनर या डायसाइनिन का जिक्र नहीं किया। दूसरी अजीब कहानियों की तरह पिछले कुछ सालों में डिमोनिक नाइट विजन गॉगल्स की कहानी भी शायद बदल गई लगती है, क्योंकि क्लिफ ने अपने पिता की कहानी सुनाते समय कभी भी डायसाइनिन का जिक्र नहीं किया। इसीलिए शुरू में ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में वॉल्टर किलनर की कहानी को इस कहानी के साथ जोड़ दिया था, शायद यह समझाने के लिए कि वो गॉगल्स डीमंस को किस तरह देख सकते थे। लेकिन कुछ बातें अब भी सेंस नहीं बना रही, जैसे कि किलनर के गॉगल्स नीले रंग के थे, लाल नहीं। अजीब बात है, लेकिन क्लिफ की डिमोनिक नाइट विजन गॉगल्स वाली कहानी के पीछे असल में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड सच्चाई हो सकती है। कुछ रिसर्च के बाद मुझे एक बड़ा ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट मिला जो इस सवाल का जवाब देता है कि यह कहानी कहां गड़बड़ हुई। यह 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का पब्लिश किया हुआ एक रिसर्च आर्टिकल है। इसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ सीइंग चार्ली इन द डार्क, जिसे रिचर्ड ए रूथ ने लिखा है। इसका सबटाइटल है स्टारलाइट स्कोप, टेक्नो एंजाइटी एंड द स्पेक्ट्रल मीडिएशन ऑफ द एनिमी इन द वियतनाम वॉर। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टारलाइट स्कोप राइफल पर लगा ऑप्टिक था जिसे 1967 से वियतनाम में इस्तेमाल किया गया था और फिर से
ये अमेरिकन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला पैसिव ऑप्टिक था। मतलब आपको स्कोप को इस्तेमाल करने के लिए किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स जैसे कि इंफ्रारेड स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं थी। आप बस एम्बिएंट लाइट या चांद की रोशनी में ही अपने टारगेट को देख सकते थे। यह आर्टिकल 60 पेज से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन शॉर्ट में युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को स्टारलाइट स्कोप देना बड़ा मुश्किल था। हालांकि आर्टिकल में स्कोप से सैनिकों को मिलने वाले टेक्निकल फायदों के बारे में बात की गई है, लेकिन यह मुख्य तौर पर इस बात पर फोकस करता है कि स्कोप ने कैसे यूजर्स पर साइकोलॉजिकल और फिजिकल बोझ डाला, जिससे एंजाइटी और मॉरल डिलेमा पैदा हुए। तो प्रॉब्लम थी क्या? खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को रात में देखने की आदत नहीं थी और अब स्कोप से अंधेरे में देखना बड़ा आसान हो गया था, लेकिन सब कुछ हरा था और ऑप्टिक्स की वजह से हर चीज एक बड़ा अजीब सा आभास दे रही थी। ये इन लोगों के लिए अब तक की देखी हुई सबसे अजीब चीज रही होगी। वैसे तो ये काम की चीज थी, लेकिन ये लोग पहले से ही लड़ाई से थके हुए थे और अब वो रात दर रात थके हुए एक हरे नजारे को घूरते रहते थे, जो वैसे ही किसी और डायमेंशन जैसा दिखता था, और वो उस डायमेंशन में दुश्मन के सैनिक जैसा दिखने वाली किसी भी चीज को मारने की कोशिश करते थे। एक सैनिक के मुताबिक, जब मैं मरीन में था तो एक ट्रेनिंग कोर्स के हिस्से के तौर पर मैंने एक बार लगभग 3 दिन अकेले कैद में बिताए। उन्होंने हम सभी को लगभग 4 फीट बाय 2 फीट के एक अंधेरे कमरे में रखा। ये एक बक्से जैसा था जिसमें बैठने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा और कोने में पेशाब करने के लिए एक बाल्टी के अलावा कुछ नहीं था, और हमें बाल्टी इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। यह बहुत बुरा था। रोशनी सिर्फ दरवाजे के नीचे एक छोटी सी दरार से आती थी और उन्होंने हमें सोने नहीं दिया था। अगर मैं कभी सो भी गया तो भी वो हर कुछ मिनट में हमारा हालचाल पूछते थे, और मेरा यकीन मानिए, आप नहीं चाहेंगे कि वो आपको सोते हुए पकड़ लें। दरवाजे में एक छोटा सा झांकने का छेद था जहां से वो बार बार चेक करते थे। लगभग 1 दिन बाद मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और फिर मुझे कई तरह के वहम होने लगे। ये ट्रेनिंग थी और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा, और मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। थका हुआ होना और देखने के लिए कुछ ना होना, ये सब मिला जुला अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग एक इमेज बनाकर खुद को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुझे पता था कि मैं बस कल्पना कर रहा था। मैंने घास के एक मैदान में एक पेड़ को उगते हुए देखा और फिर एक लड़की को ड्रेस पहने हुए विकर की टोकरी लिए मैदान में दौड़ते हुए, और फिर वो पेड़ एक बूढ़े आदमी में बदल गया जो पाइप पी रहा था, और ऐसी ही कई चीजें। मैंने अपने नाइट विजन गॉगल से भी ऐसी अजीब चीजें देखी हैं, खासकर जब मैं टोही ट्रेनिंग या लंबी पेट्रोलिंग के दौरान कई दिनों तक बिना सोए थक जाता था। एक बार मैंने एक आदमी से कुछ मिनटों तक बात की जो पेट्रोलिंग के वक्त वहां था ही नहीं। एक बार वो मेरे नाइट विजन गॉगल से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन नाइट विजन गॉगल्स उतारते ही वो चला गया। मैंने ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी हैं जिन्होंने अपने नाइट विजन गॉगल्स में ऐसे लोगों को भी देखा जहां वो थे ही नहीं। वॉर की दूसरी कहानियों में स्टारलाइट स्कोप से बने डरावने हरे लैंडस्केप में कुछ साफ ना दिखने वाली चीजें थीं। थकान, स्ट्रेस और डर ने कुछ सैनिकों में स्कोप से दिखने वाली चीजों का गलत मतलब निकालने की आदत को बढ़ा दिया था। कोई चीज उन्हें कभी गोरिल्ला जैसी दिखती थी, फिर कभी वो चूहा या बंदर या फिर कोई और जंगली जानवर निकलता था। जहरीले सांप जो हमें लगता था हमारे बहुत पास आ गए थे। फॉस्फोरेसेंट रोशनी की चमक के बीच वो ऐसे रेंग रहे थे जैसे किसी बुरे सपने जैसे लैंडस्केप में पुरानी किंवदंतियां हों। यहां तक कि पत्थर और पौधे जैसी ना हिलने डुलने वाली चीजें भी स्कोप पर आगे बढ़ते हुए दुश्मन सैनिक जैसी लगती थीं। सैनिकों ने बताया कि ड्रैगन और दूसरे सुपरनैचुरल जीव स्टारलाइट स्कोप लैंडस्केप के फॉस्फोरेसेंट मरकरी के अंदर से निकल रहे थे।
एक पुराने मेडिक ने मुझे याद करके बताया कि एक बहुत तेज फायरिंग के बाद सैकड़ों मरे हुए दुश्मनों की डेड बॉडीज पर नजर रखने के लिए उन्होंने स्टारलाइट स्कोप का इस्तेमाल किया था और दिन की रोशनी में पता चला कि वो सारी लाशें बस एक वहम थी। एक और सैनिक ने हिलते हुए लाइट डॉट्स के धमाके की तुलना एक ऐसे नजारे से की जहां हमेशा बर्फ गिरती हो। R.L. शूडली, जो 1969 में वाइस एडमिरल एल्मो जुमवाल्ड जूनियर के अंडर कमांडर नेवल फोर्स वियतनाम के लिए स्टाफ हिस्टोरियन के तौर पर काम करते थे, उन्होंने एक ऐसे ही वहम के बारे में बताया था जब वो एक नदी पर पेट्रोल बोट पर नाविकों को जासूसी करते हुए देख रहे थे। श्रूडली लिखते हैं, आप स्टारलाइट स्कोप पर अपनी बारी लेते हैं और इसकी डरावनी हरी चमक में किनारे पर सब कुछ हिलता हुआ लगता है, झाड़ियां जिंदा हो जाती हैं। इस डिवाइस ने रात के नजारे को LSD से होने वाले वहम जैसा बना दिया था। अपने मशहूर युद्धकालीन स्टडी डिस्पैच में शामिल एक दिलचस्प किस्से में पत्रकार माइकल हेयर ने एक लंबी दूरी के जासूसी पेट्रोल सोल्जर के बारे में बताया है जो लगभग हर रोज मुट्ठी भर ड्रग्स लेने का आदी था ताकि रात में जंगल उसे ऐसा दिखाई दे जैसे स्टारलाइट स्कोप से देख रहा हो। इस आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ मैंने वियतनाम के एक पुराने सैनिक का इंटरव्यू भी देखा जिसमें उसने बताया कि कैसे उसके प्लाटून कमांडर ने उसे स्टे अवेक पिल्स नाम की कोई चीज दी थी ताकि वो जागता रहे। उसने कहा कि ये गोलियां सच में काम करती थीं। वो गोलियां लेते हुए कई दिन तक जागता रहता था। जब उसे US वापस भेजा गया तो उसने बची हुई गोलियां अपने बैग में रख लीं, ये सोचकर कि शायद उसे कभी उनकी जरूरत पड़े। और US वापस जाने वाले हर किसी सोल्जर की तस्करी के लिए स्क्रीनिंग तो होती ही थी। इसीलिए जब उसने अपना सामान चेक करने के लिए दिया तो एक लेफ्टिनेंट को गोलियों की शीशी मिली और उसने उससे पूछा कि उसे ये कहां से मिली। उसने सच सच बताया और कहा कि ये उसे दी गई थी और उसके प्लाटून कमांडर ने इन्हें स्टे अवेक पिल्स कहा था। स्क्रीनिंग कर रहे लेफ्टिनेंट ने पास में एक दूसरे ऑफिसर की तरफ देखा। उसकी आंखें अब चौड़ी हो गईं और फिर से उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उसने कहा, सार्जेंट, ये स्टे अवेक पिल्स नहीं बल्कि स्पीड है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उस सोल्जर की कहानी वियतनाम के हर सैनिक पर लागू होती है या नहीं, लेकिन इतना कहना काफी है कि स्टारलाइट स्कोप और उसके कोई भी नाइट ऑप्टिक मेथाम्फेटामाइन लेते समय और नींद की कमी के दौरान एकदम बेकार होते। तो जबकि यह अभी तय नहीं है कि सेना ने कभी रेड स्पेक्ट्रम नाइट विजन ऑप्टिक्स इस्तेमाल किए थे या नहीं, और क्या उन ऑप्टिक्स में वॉल्टर किलनर द्वारा इंसानी आभा को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डायसाइनिन केमिकल लगाया हुआ था। यह 100% सच जरूर है कि वियतनाम में सैनिक अपने नाइट विजन ऑप्टिक्स में डरावने राक्षस देख तो रहे थे, और यह भी 100% सच है कि उन ऑप्टिक्स के इस्तेमाल से साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हुई थी। जैसा कि क्लिफ हाई ने अपने पिता की कहानी में बताया था कि जिन यूनिट्स को वो सुपरवाइज करते थे वो एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स का यूज कर रहे थे और फिर उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन भी होने लगे, जिसके कारण उनके पिता ने सोल्जर्स से ऑप्टिक्स पहनना बंद करने के लिए कह दिया था। 2018 में क्लिफ का इंटरव्यू रिलीज होने के बाद ऐसा लगता है कि इन 3 कहानियों को गलती से एक में मिला दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत से वॉल्टर किलनर के सिद्धांतों के साथ प्रयोग, स्टारलाइट स्कोप पर 2017 का रिसर्च पेपर और क्लिफ हाई की अपने पिता और रेड स्पेक्ट्रम ऑप्टिक्स के बारे में बताई हुई कहानी। चूंकि रेड स्पेक्ट्रम नाइट विजन के बारे में क्लिफ के पिता की कहानी थोड़ी ज्यादा अजीब है, मैं सोच सकता हूं कि समय के साथ ये वही बन गई जो ज्यादातर किंवदंतियां बन जाती हैं, घटनाओं का एक क्रिस्प संक्षिप्त विवरण जो याद करे जाने सकने काबिल हो। साफ तौर पर क्लिफ द्वारा इसे बताने के बाद इंटरनेट को इस कहानी के साथ वही करने में बस कुछ साल लगे, लेकिन अजीब तौर पर मूल कहानी भी उससे कुछ बहुत अलग नहीं थी। और हम में से जो लोग
अपने से अलग डायमेंशन और मॉन्स्टर्स में विश्वास करते हैं। भले ही हमने उन्हें अपनी आंखों से ना देखा हो, हम जानते हैं कि वो होते हैं। लेकिन क्या वियतनाम में सैनिक सिर्फ वहम का शिकार थे, या उन ऑप्टिक्स ने उन्हें किसी तरह से दूसरे डायमेंशन में देखने का मौका दिया? मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कहूंगा, उन्होंने इसे देखा और वो इससे डर गए थे। और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा अनुभव और ऐसी यादें बन गया जो उन्हें जिंदगी भर परेशान करते रहे। 50 साल बाद हम चाहें जो भी सोचें, उन लोगों के लिए जो डीमंस उन्होंने अपने पीछे आते देखे थे, वो असली थे।